नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज राय जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज हम वाचन कौशल पर विचार विमर्श करेंगे। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा को बोला जाता है, किंतु लिखित भाषा को देखकर बोलना वाचन अर्थात पढ़ना कहा जाता है। वाचन के पर्याय पठन और वाचना तथा अंग्रेजी में रीडिंग कहा जाता है। ल्यूइस के अनुसार वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है, क्योंकि पढ़ने की शिक्षा के लिए वाचन व पठन दो शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। वाचन शब्द वाक धातु से बना है, जिसका अर्थ है शब्द, वाणी, कथन, पठन, पढ़ना। लिखे हुए अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन या पढ़ना कहलाता है, परंतु यह वाचन का संकुचित अर्थ है। वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन, वचन, पढ़ना कहा जाता है। वाचन एक कला है। वाचन में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की नितांत आवश्यकता होती है। वाचन की योग्यता न रखने से व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले पाता है, क्योंकि जीवन, चरित्र, इतिहास, काव्य, कहानियाँ, लेख, उपन्यास मनुष्य के लिए जिस उद्देश्य से लिखे जाते हैं, कहीं न कहीं उनका पूर्णतया आनंद हम वाचन के द्वारा ही उठा सकते हैं। वाचन में साधारण रूप से पढ़ने की अपेक्षा शुद्धता, स्पष्टता, प्रभावोत्पादकता अधिक होती है। कभी कभी हम दूसरे के वाचन को सुनकर हंस देते हैं, लेकिन आवेश में आकर तालियां भी बजा देते हैं, लेकिन यह हास्यास्पद कार्य हमें नहीं करना चाहिए। वाचन की शिक्षा विद्यार्थियों को इस प्रकार दी जानी चाहिए, क्योंकि यह एक ज्ञानार्जन की कुंजी होती है और वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जटिल से जटिल विषय पढ़कर समझ सकता है तथा पढ़े हुए अंशों को का सार समझकर लिखकर अभिव्यक्त भी कर सकता है। वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि, अर्थ साथ साथ चलते हैं। अर्थात हमने कोई वाक्य पढ़ा तो उन वाक्यों में जो वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, वह उनका चिन्ह क्या है, उनमें कौन सी ध्वनि निकलती है। जैसे क की ध्वनि कंठ ध्वनि से क ध्वनि निकलती है, तालव्य ध्वनि से त निकलता है, मूर्धन्य से ठ निकलता है। तो इस प्रकार जब हम किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का वाचन करते हैं तो उसमें प्रतीक भी होता है, उसकी ध्वनि भी होती है और साथ साथ उसका अर्थ भी होता है। लिपि प्रतीक को पहचानते हुए, उनका संबंध स्थापित करते हुए संपूर्ण रूप से उसका आशय समझ लेना ही वाचन की प्रक्रिया कहलाती है। वाचन कौशल के घटक, सबसे पहला है उच्चारण की शुद्धता। जब भी एक विद्यार्थी उच्चारण करे तो उसको हमेशा उसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी वह बोल रहा है वह शुद्ध होना चाहिए। कई कारणों से अशुद्धता आ जाती है, कई बार क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, कई बार मनोवैज्ञानिक कारण, कई बार अज्ञानतावश। इसलिए एक शिक्षक को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वह बोल रहा है वह शुद्ध बोले। विराम चिन्हों का प्रयोग, अल्प विराम, अर्ध विराम एवं पूर्ण विराम का ध्यान रखकर पढ़ना चाहिए या वाचन करना चाहिए। कि जहाँ पर कई बार अर्ध विराम में अल्प ठहराव होता है, पूर्ण ठहराव होता है, तो जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उन वाक्यों में कहाँ क्या चीज़ है वह हमारे वाचन से स्पष्ट रूप से प्रस्तुत होना चाहिए। स्पष्टता, वाचन स्पष्ट होना चाहिए। इसके लिए स्वर पर नियंत्रण आवश्यक होता है और एक विद्यार्थी को इतना
जोर से भी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसी उस कक्षा की आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार वाचन करना चाहिए। उपयुक्त बलाघात। बल शक्ति की वह मात्रा है जिसके द्वारा कोई वर्ण शब्द उच्चारित किया जाता है। वाचन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस शब्द पर कितना बल देना है, क्योंकि बल की मात्रा के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे, हे प्रभु, मुझे एक शीलवान पुत्र दीजिए। इस वाक्य में यदि पुत्र शब्द पर जोर दिया गया है, इसका अर्थ है कि उस सामने वाले व्यक्ति को पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं। यदि शीलवान पर जोर दिया गया तो इसका अर्थ है कि शीलवान पुत्र या पुत्री चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त बलाघात का भी ध्यान रखना चाहिए। अर्थ की प्रतीति। हम जो कुछ भी पढ़ें उसका क्या अर्थ है, इस प्रकार से हम उसमें गति, लय, उच्चारण, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए उसका वाचन करें कि साथ साथ उसका अर्थ भी ग्रहण होता चले। स्वर में रसात्मकता। कि हम जो कुछ भी वाचन कर रहे हैं वो हमारा इतना रसात्मक स्वर होना चाहिए कि सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। और इसलिए एक शिक्षक को, एक वक्ता को हमेशा अपना कोई भी विषय वस्तु वाचन कर रहा है उसको इसका ध्यान रखना चाहिए। वाचन की मुद्रा भी ठीक होनी चाहिए। जैसी आपकी कक्षा की आवश्यकता है उस प्रकार की आपकी मुद्रा होना चाहिए। आप ब्लैक बोर्ड पर, आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं, उस लिखते समय भी आपकी मुद्रा सही होनी चाहिए कि आप बीच बीच में अपनी कक्षा को देखते भी रहें, अवलोकन भी करते रहें और ब्लैक बोर्ड पर लिखते भी रहें। आप कोई पुस्तक का अध्ययन करवा रहे हैं बच्चों को तो उस समय भी आपको वाचन की मुद्रा का ध्यान रखना चाहिए। प्रवाह की गति या रुचि। प्रवाह की गति मतलब आप जब आप कोई चीज वाचन कर रहे हैं उस समय आपकी प्रवाह क्या होना चाहिए, किस प्रकार के भाव हैं, उन भावों के उतार चढ़ाव के अनुसार उसका प्रवाह होना चाहिए। वाचन कौशल की विधि। इसकी पहली विधि है देखो और कहो विधि। यह सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी वर्णमाला का क्रमबद्ध स्वर व्यंजन का ज्ञान कराया जाता है, इसलिए इसे अक्षर बोध विधि भी कहा जाता है। जब बालक अक्षरों का ज्ञान भली प्रकार कर लेते हैं तब उन्हें शब्द बनाने सिखाने जाए जाते हैं और शब्दों को जोड़कर ही वाक्य रचना का ज्ञान विद्यार्थियों को भली प्रकार करवाया जा सकता है। और इसीलिए देखो और कहो विधि विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ध्वनि साम्य विधि। जब एक सी ध्वनियों वाले शब्दों को एक साथ समानता के आधार पर सिखाया जाए तब यह ध्वनि साम्य विधि कहलाती है, अर्थात एक समान ध्वनि का वाचन एक साथ करवाना, जैसे क्रम, भ्रम आदि। इस विधि से बालक एक सी ध्वनियों के आधार पर अन्य नवीन शब्दों का निर्माण भी कर सकता है और उसका ज्ञान भी ठीक प्रकार से प्राप्त कर सकता है। देखो और कहो विधि। इसमें विद्यार्थी के सामने शब्द के साथ चित्र भी प्रस्तुत किया जाता है। छात्र पहले जो देखकर कुछ समझता है, बोलता है। इस विधि में आवश्यक है कि चित्र विद्यार्थी के ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत हो। श्यामपट्ट पर भी चित्र बनाकर दिखाया जा सकता है, सामने कोई बोर्ड दिखाया जा सकता है, कोई प्रत्यक्ष चित्र भी दिखाया जा सकता है, जैसे कमल का फूल, गुलाब का फूल। इस प्रकार से यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि अर्थ की इकाई के आधार पर इस विधि से पठन की गति तीव्र हो जाती है और विद्यार्थी आराम से इसको सीख सकता है। वाक्य शिक्षण विधि। इसमें भाषा का ज्ञान शब्द के प्रारंभ करने के बजाय वाक्य से प्रारंभ किया जाता है और मनोवैज्ञानिकों का विश्वास है कि बालक अपने मनोभावों को न तो अक्षरों द्वारा प्रकट कर सकता है और वह अक्षरों को जोड़ जोड़कर शब्दों का निर्माण ही कर सकता है। बालक अपने मनोभावों को पूरे वाक्यों में ठीक प्रकार से प्रकट कर सकता है। इस विधि के समर्थकों के अनुसार पढ़ना सिखाने के लिए वाक्य शिक्षण विधि को आधार बनाया जाना चाहिए। अनुकरण विधि। इस विधि के अनुसार अध्यापक एक एक शब्द का उच्चारण करता रहता है और बालक उसका अनुकरण ठीक प्रकार से कर सकता है। इसे सुनो और कहो विधि भी कहते हैं।
समवेत विधि मतलब सामूहिक विधि। इस विधि के आधार पर एक अध्यापक संपूर्ण कक्षा के सामने छोटे छोटे पद्य, छोटे छोटे बाल गीतों का आदर्श पाठन प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों को भी सामूहिक पाठ करने का निर्देश दे सकता है, जिससे विद्यार्थी भावानुसार सुर, लय, गति, आरोह अवरोह सहित पढ़ने में अभ्यस्त हो सकते हैं। किंतु इस विधि का प्रयोग सभी पाठों में संभव नहीं है। इसके लिए यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है। संगीत विधि का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी चित्रों को दिखाकर, जैसे चंदा मामा दूर के, पुआ पकाएं पूर के, आप गाएं ताली में, बच्चों को दो प्याली में, इस प्रकार की जो छोटे छोटे गीत हैं, उन गीतों के माध्यम से विद्यार्थियों में वाचन कौशल विकसित किया जा सकता है। वाचन के गुण: शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, उचित ध्वनि निर्मम गति का ध्यान रखना चाहिए, उचित बल एवं विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए, उचित हाव भाव का ध्यान रखना चाहिए, उचित वाचन मुद्रा का ध्यान रखना चाहिए, स्वर माधुर्य होना चाहिए, स्वर में प्रभावत्मकता होनी चाहिए, अंग संचालन ठीक प्रकार से होना चाहिए कि जिस प्रकार के भावों का हम वाचन कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारा अंग संचालन भी होना चाहिए, और उसमें हमारे वाचन करने में स्वाभाविकता होनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, बल तथा विराम होना चाहिए, स्पष्ट शब्दों का उच्चारण होना चाहिए, वाचन मुद्रा ठीक होनी चाहिए और स्पष्ट शब्दोच्चारण भी होना चाहिए। बहुत धन्यवाद।